Hello students, once again welcome back to our YouTube channel Emosky and Sinha Tutorials. Okay students, I am JP Sinha, PGT Physics at Eklavya Educational Complex. Okay guys, आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 5th. ओके गाइज, तो पार्ट 5th आज हम लोग लेके आए हैं एंड पार्ट 5th में मैंने बताया था कि हम लोग स्टडी करेंगे कोरोजन, रैंसिडिटी, ओके, इन चीज़ों के बारे में. और कोरोजन रैंसिडिटी के अलावे जो है हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कैंडल फ्लेम के बारे में. ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे आप कहोगे तो कैंडल फ्लेम तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग नहीं दिया गया है क्लास 10th में, बट कुछ साइड बुक में देखा जाए, जैसे एच.सी. वर्मा के बुक में देखा जाए या फिर कोई भारती भवन के पब्लिकेशंस के बुक में देखा जाए तो उसमें कैंडल फ्लेम के बारे में भी इंट्रोड्यूस किया गया है. ओके गाइज, तो हम लोग इन तीनों ही चीज़ों को इस पार्ट में स्टडी करते हैं एंड इस चैप्टर को एंड करते हैं. ठीक है स्टूडेंट, ये चैप्टर का एंड होगा. और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप लोग कुछ डिमांड करते हो नेक्स्ट वाले टॉपिक का, डेट मीन्स आप पार्शियल इक्वेशन मेथड या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बैलेंसिंग का आप चाहते हो तो आप कमेंट में बता सकते हो स्टूडेंट्स. ओके, और मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज हम लोग. सबसे पहला टॉपिक मैं ले रहा हूं कोरोजन. क्या ले रहा हूं स्टूडेंट्स? कोरोजन. अब ये कोरोजन क्या होता है आप इसको समझो. ठीक है, तो कोरोजन जो है एक तरह का मेटल का या किसी भी सब्सटेंस का लेयर डिप्लेट होना है. अगर उसका एक लेयर है जो डैमेज हो रहा है, डिप्लेट हो रहा है, तब हम लोग इसको ही क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, जैसे अगर आप टेबल रखते हो, ठीक है, अब यहाँ टेबल है कहीं इस रूम में बंद पड़ा हुआ है, इस टेबल पे बहुत दिनों से जो है हम लोग कुछ यूजेज नहीं किए हैं, इस टेबल पे ना खाना वाना खाया, ना कभी स्टडी किए, कुछ नहीं किए और बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है, तो इस टेबल पे क्या होगा? कुछ धूल वगैरह आ जाएगा, है ना गाइस? तो वो धूल मिट्टी का भी कुछ जो भी लेयर आ जाता है, इस लेयर की आने की वजह से इस सब्सटेंस का सबसे ऊपरी लेयर, सबसे टॉप वाला लेयर डिस्ट्रॉय होता है. यही डिस्ट्रॉय होना कोरोजन कहलाता है. ओके स्टूडेंट्स, एंड स्पेशली जब ये मेटल्स में हो तब ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है. अगर ये नॉन मेटल्स में हो तब तो उतना इफेक्टिव नहीं होता है. जैसे नॉन मेटल्स में अभी टेबल का ही एग्जांपल मैंने दिया, तो अगर टेबल में ऐसा कुछ होगा तो आप उसके टॉप को क्या कर सकते हो? वाइप करके साफ कर सकते हो. लेकिन मेटल वाले चीज़ों में ये हो जाता है तो ये इजिली वाइप नहीं होता है, तब स्टूडेंट्स ये कोरोजन कहलाता है. ओके, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि द डिफेक्ट occurs in the top layer of a substance या of an object. ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं स्टूडेंट्स, स्पेशली इन द मेटल्स. स्पेशली किन चीजों में? मेटल्स में. ऐसे बाकी चीजों में भी ये होगा कि उसका ऊपर वाला लेयर जो है वो थोड़ा डिफेक्ट हो, है ना, थोड़ा थोड़ा ये हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए. ठीक है, डिफेक्ट होना या डिस्ट्रॉय होना, तो डिफेक्ट हो या डिस्ट्रॉय हो अगर अपर वाला लेयर, तो हम लोग इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं. द इफेक्ट अकर इन द टॉप लेयर ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्पेशली इन द मेटल्स ड्यू टू कॉन्टैक्ट विथ एयर, मॉइस्चर, डस्ट, वाटर, etc. इन चीजों की वजह से अगर ऐसा कुछ होता है गाइस, ओके, देन इट इज कॉल्ड कोरोजन. ओके, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? कोरोजन कहेंगे. किसी भी चीज का टॉप लेयर, ओके, टॉप लेयर अगर यहाँ पे क्या होता है? एयर के कांटेक्ट की वजह से, मॉइस्चर के कांटेक्ट की वजह से, डस्ट की कांटेक्ट की वजह से या फिर वाटर के कांटेक्ट की वजह से, इन एक्शंस से अगर अपर वाला सरफेस, अपर वाला लेयर डिस्ट्रॉय होता है या डिफेक्ट होता है, तब हम लोग इसको ही क्या कहते हैं?
कोरोजन कहते हैं, है ना गाइस। जैसे अब दीवार है तो दीवार पे भी क्या होता है, अगर आप बहुत दिनों से पेंट नहीं करते हो तो उसमें गंदगी, कुछ धूल मिट्टी बैठ जाता है, तो वहां पे भी वो कोरोजन कहलाया। लेकिन ज्यादातर ये कोरोजन जो हम लोग यहाँ स्टडी करने वाले हैं, इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, वो कोरोजन मेटल वाले लेयर से रिलेटेड है ना गाइस, मेटल वाले। इसीलिए स्पेशली इन मेटल्स मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया। ओके, मतलब आप ये कह सकते हो कि कोरोजन अदर मटेरियल्स में भी होता है, लेकिन उन मटेरियल्स में उतना इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि जैसे नॉन मेटल वाले मटेरियल्स में होगा तो उसको सिंपली वाइप कर दीजिएगा, कपड़ा भिगा करके आप पोंछ दीजिएगा तो वो खत्म हो जाएगा। बट सारे सब्सटेंस में ऐसा नहीं हो पाता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि हम लोगों को कोरोजन जो है वो स्टडी करना होता है, तो स्पेशली किसके लिए, मेटल्स के लिए होता है। ओके गाइस, तो मेटल्स में स्पेशली जब ये आयरन में हो, ओके, तब इसको कहा जाता है रस्टिंग। क्या कहा जाता है गाइस, रस्टिंग। तो इस फेनोमेना में क्या होता है कि आयरन जो मटेरियल है Fe, इसके ऊपर ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस की वजह से इसका लेयर डिप्लेट हो जाता है और ये बना जाता है Fe2O3.XH2O। इसमें X मॉलिक्यूल ऑफ H2O अटैच हो जाता है, तो यही बन जाता है हमारा रस्ट। ये क्या बन जाता है स्टूडेंट, रस्ट। रस्ट का ये फार्मूला है जो मैंने इधर लिखा है। ओके गाइस, तो ये रस्टिंग कहलाता है। ये पूरा प्रोसेस आयरन के ऊपर वाले लेयर में डिप्लेट हो जाना या डिफेक्ट हो जाना ड्यू टू कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन या वाटर, ये हमारा क्या कहला जाएगा, रस्टिंग कहला जाएगा। स्पेशली आयरन में रस्टिंग कहला जाएगा। एंड ओवरऑल मेटल्स में अगर ये कंपेयर करें तो क्या कहलाएगा, कोरोजन, है ना गाइस। तो ओवरऑल मेटल्स में अगर हम लोग देखते हैं तो ये कोरोजन कहलाता है, स्पेशली आयरन में हुआ हो तो ये रस्टिंग कहलाता है। ओके गाइस, अब आयरन में ये रस्टिंग कहलाया, फिर हम लोग आयरन की जगह कॉपर में अगर देखते हैं हम लोग, तो कॉपर में फिर इसका कोई अलग नेम नहीं है, तो कॉपर में हम लोग इसको कोरोजन ही बोलते हैं। तो कॉपर में जब कोरोजन होता हो तो इसमें क्या होता है कि कॉपर का फिर अलग लेयर O2 की कांटेक्ट की वजह से क्यूपरस ऑक्साइड बन जाता है। कॉपर में तो सल्फर का भी कभी कभी रस्ट होता है, सल्फर के भी एटम का, तो सल्फर के रस्ट होने के कारण ये क्यूपरिक सल्फाइड बन जाता है गाइस। ओके, तो इस तरह से ये इसमें जो कॉपर में रस्ट रहता है वो ऑक्सीजन की वजह से भी और सल्फर की वजह से, क्योंकि सल्फर भी एक तरह की एयर में प्रेजेंस है, एयर में डस्ट के फॉर्म में या एयर के पार्टिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो सल्फर का भी वहां कोरोजन होता है। इसी तरह गाइस अगर मैं कॉपर के बाद सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर में भी ऐसा होता है, सेम केस। तो सिल्वर में भी कोरोजन आप शो कर सकते हो, तो सिल्वर का कोरोजन क्लोरीन एटम के कारण होता है। तो Ag में Cl2 अटैचमेंट हो जाता है क्लोरीन गैस का और ये बना देता है AgCl2 यानी कि सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ पे ये सिल्वर क्लोराइड ब्लैक इस कलर का हो जाता है, ब्लैक के शेप में आ जाता है, पहले से शाइनी होता है फिर ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉपर की बात करें तो सल्फर की वजह से ये ग्रीन इस तरह टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ा ग्रीन ग्रीन टाइप का ये आ जाता है। कॉपर में ऑक्साइड की वजह से अगर बात करें तो ये थोड़ा ब्लैक टाइप में हो जाता है स्टूडेंट्स। एंड इस आयरन में रस्ट की बात करें तो आयरन में ये रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो इन एग्जांपल्स को गाइस आप फिर इसमें भी डाल सकते हो, कलर चेंजिंग वाले एग्जांपल्स में भी आप पुट कर सकते हो। ओके गाइस, जो भी ये केमिकल रिएक्शंस मैं लिख रहा हूं आप इनको कलर चेंजिंग में भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ कलर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इफेक्ट कर रहा है इसको। ओके गाइस, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कोरोजन क्या है। कोरोजन एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें कोई भी मेटल का, स्पेशली मेटल्स का, अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो उसमें भी होता ही है कोरोजन, तो स्पेशली मेटल्स का अपर सरफेस, अपर वाला लेयर, टॉप मोस्ट लेयर डिस्ट्रॉय होने लगता है, धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होने लगता है। क्यों डिस्ट्रॉय होता है? ड्यू टू एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, मॉइस्चर, एयर और डस्ट। इन चीजों की वजह से, कांटेक्ट होने की वजह से अगर उसका अपर लेयर डिस्ट्रॉय होता है तब इसको क्या कहेंगे, कोरोजन कहेंगे। ओके गाइस, तो आई होप सो कि कोरोजन क्लियर है आपको। कोरोजन का कुछ एग्जांपल्स आपको मैं पिक्चर के तौर पे देता हूं कि ये कैसे हो जाता है। आयरन के लिए देखिए अभी पिक्चर आपको मैंने शो किया है, आयरन में किस तरह से शो होता है। फिर मैंने देखिए कॉपर का एग्जांपल पुट किया है, अब कॉपर का आप देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ कॉपर में कैसे रस्ट होता है। सिल्वर का आप देख सकते हो आप गाइस कि सिल्वर में कैसे होता है। ठीक है, तो मैंने स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स भी आपके लिए शेयर किया है, उससे भी आप देख सकते हो कि कैसे कोरोजन होता है। ओके गाइस, अब कोरोजन के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि है रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी टॉपिक लेते हैं, मैं इसको इरेज करता हूं।
So this is the topic rancidity. रैंसिडिटी मैंने लिया है गाइस। अब ये रैंसिडिटी क्या होता है इसको समझते हैं। तो जैसे अभी मैंने बताया कि मेटल का टॉप लेयर बर्बाद होना, उसी तरह अगर फूड किसी तरह से बर्बाद होता है उन्हीं ऑक्सीजन, मॉइस्चर या एयर के प्रेजेंस के कारण, तब उसको क्या कहते हैं, रैंसिडिटी कहते हैं। ओके गाइस, तो रैंसिडिटी कैन बी डिफाइंड एज द स्पॉइलेज ऑफ फूड items due to contact with oxygen, air, moisture etc. इन चीजों की वजह से अगर हमारा कोई फूड स्पॉइल होता है then it is called रैंसिडिटी। तब इसको हम लोग क्या कहते हैं गाइस, रैंसिडिटी कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? रैंसिडिटी आप किसको कहोगे, अगर फूड में किसी ऑक्सीडाइज होने की वजह से या मॉइस्चर की वजह से या फिर आपको जो है ऑक्सीजन की वजह से कांटेक्ट कुछ होता हो, उसकी वजह से आपका फूड स्पॉइल हो जाता हो, तब इस चीज को क्या कहेंगे हम लोग, रैंसिडिटी। जैसे आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में स्पेशली अगर हम लोग दाल बनाते हैं दोपहर में खाने के समय में, ओके, तो अगर वो दाल को फ्रिज में नहीं रखा जाए तो शाम होने तक में वो जो दाल है वो खराब हो जाता है, उसका स्वाद जो है वो खट्टा होने लगता है। तो ये इफेक्ट क्या कहलाएगा गाइस, यहाँ पे रैंसिडिटी कहलाएगा। यही फूड स्पॉइलेज है, फूड का स्पॉइल हो जाना, फूड का बर्बाद हो जाना, वही क्या कहलाएगा, हमारा रैंसिडिटी कहलाएगा। स्पॉइल का मतलब बर्बाद होना। ओके गाइस, तो ये स्पॉइलिंग या ये रैंसिडिटी क्यों होता है वो मैंने आपको बताया क्यों होता है, ड्यू टू कॉन्टेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, एयर एंड मॉइस्चर। तो आखिर फूड में ऐसा क्या रहता है जो यहाँ ऑक्सीजन, एयर या मॉइस्चर से कांटेक्ट करता है। तो गाइस जब भी हम लोग फूड बनाते हैं तो उसमें कुछ ऑयल टाइप के सब्सटेंस होते हैं। तो ऑयल टाइप के सब्सटेंस होते हैं, तो ऑयल में है कार्बोहाइड्रेट। ऑयल में क्या है बाबू, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। ऑयल में कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स है। तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स वाले थिंग मेनली ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे हैं, जो एयर वाला ऑक्सीजन है। अब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे हैं तो यही यहाँ पे अनदर कंपाउंड बना दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का कंपाउंड बना दे रहे हैं और कुछ अनदर सब्सटेंस बना दे रहे हैं। इन्हीं वजह से जो है वहां फूड जो है क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। अगर ऑयल नहीं है वहां तो कुछ और सब्सटेंस है, जैसे प्रोटीन टाइप के कोई सब्सटेंस है तब भी हो सकता है। ऑयल नहीं है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स नहीं है, तो प्रोटीन टाइप के सब्सटेंस है। अगर ये भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो प्रोटीन वाले सब्सटेंस में भी CO2 बनता है ऑक्सीजन से रिएक्ट होने के बाद। ओके गाइस, और NO2 भी बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी बनता है। ओके, और भी कुछ कुछ कंपाउंड्स बनता है डिपेंडिंग अपॉन प्रोटीन कौन सा है। ये सब हालांकि प्रोटीन्स वगैरह का फार्मूलाज वगैरह जो है वो आप आगे के क्लासेज में पढ़ोगे 12th में जाकर के। अभी आपको प्रोटीन का अगर मैं कुछ फार्मूला लिखूंगा तो समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या लिख दिया सर, क्योंकि प्रोटीन जो है वो एक लंबा कंपाउंड होता है। जैसे आप सिंपली आप जो ग्लूकोज लिख देते हो C6H12O6, ये भी लंबा कंपाउंड होता है। ये इसमें 6 कार्बन एटम्स इस तरह से अटैच होते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन ऐसे अटैच होते हैं। अब इन 6 कार्बन के साथ यहाँ पे 6 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अटैच होते हैं। तो एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐसे हुआ, फिर ये दूसरा हुआ, फिर ये तीसरा हुआ, फिर ये चौथा हुआ, फिर ये 5वां हुआ, और ये जो छठा होता है उसमें सिर्फ O रहता है, एक O। अब H यहाँ से कैसे कंबाइन होगा, तो H कंबाइन होने के लिए ये जाकर के पहले इससे कंबाइन हो जाएगा, यहाँ से इससे। अब इससे कंबाइन हो गया क्योंकि इसका बॉन्डिंग खाली है, इससे कंबाइन हो गया गाइस। तब अब यहाँ पे जितने भी कार्बन्स बचे उसमें हाइड्रोजन का बैलेंस फुलफिल करेंगे। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पुट होगा, यहाँ पुट होगा, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन पुट होगा। तो जैसे ही आप देखोगे तो ये कंपाउंड जो है बन गया है आपका C6H12O6। देखो आप कार्बन जो है आपका 2 2 4 2 6 हो गया। हाइड्रोजन आप काउंट करके देखो आपका 12 हो गया होगा, 2 2 4 2 6 1 7 7 2 9 9 2 11 1 12, और ऑक्सीजन गिन लो 6 हो गया होगा। तो ये इस तरह से ये लिंक रहता है, और इसको तो मैंने ये जनरल डायग्राम में बनाया, ठीक है, ऐसे इस तरह से घुमा करके। यहाँ इस ऑक्सीजन से बॉन्ड है इस वाले कार्बन का। अब सोचो, अब कहोगे सर क्या इतना बड़ा बॉन्ड होता है? नहीं बाबू, इतना बड़ा बॉन्ड नहीं होता है, लेकिन ये कंपाउंड तो बेंड फॉर्म में हो सकता है ना। ओके,
तो सिर्फ ग्लूकोज का मैंने फार्मूला लिखा तो ये कुछ इतना बड़ा है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, तो इसी तरह मैं प्रोटीन का लिखूंगा तो और बड़ा हो सकता है। तो आप अभी उस बारे में उतना डिटेल्स मत जाओ, लीव दैट, ओके, उसको आप छोड़ो। आप फिलहाल ये समझो कि फूड में कोई भी चीज, ऑयली चीज हो, कार्बोहाइड्रेट फैट वाले चीज हो या प्रोटीन्स वाले चीज हो, तो ये सब के सब जो है ऑक्सीजन से रिएक्टिव होते, ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करते ही करते हैं। ऑक्सीजन नहीं तो कुछ एयर में अनदर जो सब्सटेंस प्रेजेंट है, जैसे कार्बन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो उन चीजों से रिएक्ट करेगा, कुछ ना कुछ से रिएक्ट करेगा, एंड रिएक्ट करने के बाद वो कुछ अनदर तरह का कंपाउंड्स बना देगा गाइस, और उन अनदर तरह के कंपाउंड के फॉर्म होने की वजह से ही हमारा फूड स्पॉइल हो जाता है, एंड देन वी विल कॉल इट रैंसिडिटी। तो हम लोग इसी चीज को कहते हैं रैंसिडिटी। अब यहाँ पे बात यह है कि ठीक है, रैंसिडिटी तो हो गया सर, तो रैंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे करें, इससे हम लोग बचे कैसे? तो इसके प्रिवेंटिंग का बहुत सारा तरीका है बाबू। आपको प्रिवेंटिंग के लिए आप फूड प्रिजर्वेटिव्स का जितना भी टर्म आप यूज करते हो वो सारा यूज कर सकते हो। फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या है तो आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। क्लास 8 का जो क्रॉप प्रोडक्शन वाला चैप्टर था उसमें आप जाके पढ़ो क्रॉप प्रोडक्शन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में था आपका बाबू फूड प्रिजर्वेटिव्स, कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, तो उन फूड प्रिजर्वेटिव्स को आप यूज कर सकते हो। तो फूड प्रिजर्वेटिव्स में क्या होते हैं, जैसे अगर आपका वो अलग अलग चीजें होते हैं, जैसे आपका पिकल्स है, पिकल्स मतलब अचार, तो अचार के लिए फूड प्रिजर्वेटिव क्या है, नमक है, उसके लिए नमक, ओके। कोई आपका मीठा सब्सटेंस है, मीठा सब्सटेंस जैसे आप घर पे बनाए जलेबी वगैरह बनाए, ओके, या फिर गुलाब जामुन बनाए, ठीक है। अब मुंह लालच मत करना, जाकर अभी जो है मार्केट में कहीं मिलता नहीं है, अभी लॉकडाउन का समय है, ओके। मैं इन चीजों के नाम ले रहा हूँ तो लालच मत करना, घर में बना के खा लेना, ठीक है। तो उन फूड प्रिजर्वेटिव्स में मीठे वाले सामान में चाशनी मतलब शुगर का बना हुआ एक कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड चाहिए होता है, ओके। तो वहां पर फूड प्रिजर्वेटिव्स के फॉर्म में ये सारा चीजें यूज होती है स्टूडेंट्स, ओके। तो जो भी फूड प्रिजर्वेटिव्स आप क्लास 8 में पढ़े उन फूड प्रिजर्वेटिव्स का यूज करो। अगर वो नहीं तो आप पैकिंग कर दो फूड्स का, उसको पैक करके किसी थी में पैक कर दो। जैसे चिप्स वगैरह जो हम लोग को मिलता है मार्केट से, आप क्या देखते हो, वो पैक किया हुआ रहता है, कुरकुरे वगैरह, और वो फूला हुआ भी रहता है पैकेट। क्यों फूला हुआ रहता है? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस पुट करके डाल दिया जाता है। नाइट्रोजन की वजह से वहां ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं कर पाता है फूड में, एंड वो फूड हमारा सेफ रहता है। तो पैकिंग कर सकते हो, कैनिंग कर सकते हो, कैन में पैक करना कैनिंग कहलाता है स्टूडेंट्स, ओके, ठीक है। तो ये सारा फ्रीजिंग कर सकते हो, फ्रीज में आप रख सकते हो स्टूडेंट्स, ओके। आप उसको कंटिन्यूअसली थोड़ा बॉईल कर सकते हो, बॉइलिंग, ओके। तो ये कई सारे मेथड्स हैं जो उसको बचाता है, और ये सारे मेथड्स के बारे में क्लास 8 में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम के चैप्टर में भी आपने पढ़ा था थोड़ा कुछ, तो आप एक बार वो भी देख लीजिएगा वीडियोस क्लास 8 के 9 का, क्लास 8 के माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर का, तो वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है गाइज। चलिए, तो आगे ये रैंसिडिटी और कोरोजन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग लास्टली मूव करते हैं, जो टॉपिक है हमारा कैंडल फ्लेम, ओके। एंड कैंडल फ्लेम को देख करके फिर चैप्टर को एंड करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो कैंडल फ्लेम अब देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द टॉपिक कैंडल फ्लेम, ओके। हियर आई एम टेकिंग कैंडल फ्लेम टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, कैंडल फ्लेम में इसके फ्लेम का पहले मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, तब आपको इसके बारे में समझाता हूं। इसमें मेनली हम लोग को इसके 3 पार्ट के बारे में स्टडी करना होता है। कैंडल फ्लेम 3 पार्ट में मेनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सपोज कर लो चलो कि ये कैंडल है हमारा, ओके। अब ऐसा होता है कि नहीं ये तो आप लोग बताओगे, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा है नहीं, आप लोग का ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये कैंडल मैंने बनाया। अब ये कैंडल में कुछ इनर पार्ट आया, फिर ये कुछ थोड़ा सा आउटर पार्ट आया, और ये सबसे आउटर वाला पार्ट कुछ हुआ स्टूडेंट्स, ओके। चलिए लाइक दिस, ओके स्टूडेंट्स। तो ये कैंडल फ्लेम कुछ हमने रेडी किया है, ओके। उतना अच्छा डायग्राम नहीं है, मैं जानता हूँ, आप लोग को इससे ज़्यादा अच्छा बनाने आता है, डोंट वरी फॉर दैट। चलिए, तो ये जो कैंडल फ्लेम है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि ये तो कैंडल वाला पार्ट हो गया हमारा, और कैंडल में ये क्या है, वैक्स है, जो पेट्रोलियम टाइप के सब्सटेंस से बनता है, आप जानते हो।
क्लास 8 में भी ये चैप्टर आप पढ़े होंगे कोल एंड पेट्रोलियम, तो उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलता है हम लोग को ये वैक्स। अब इस वैक्स में के बाद ये जो यहाँ पे ये चीज़ है, ये क्या कहलाता है, हमारा थ्रेड कहलाता है स्टूडेंट्स। धागा एक होता है अंदर बीच में डाला हुआ, पुट किया हुआ। अब इसमें देखिए 3 पार्ट है यहाँ पे। ये सबसे हो जाता है हम लोग का आउटर मोस्ट जोन, इसको हम लोग आउटर मोस्ट करते हैं। फिर ये वाला पार्ट हमारा हो जाता है मिडिल जोन, मिड वाला पार्ट है बिकॉज, इसलिए इसको मिडिल जोन कहा जाता है। एंड स्टूडेंट जो हमारा सबसे लास्ट ये बचा, ये कहा जाता है इनर जोन। कौन सा जोन कहा जाता है, इनर जोन। अब इसके बारे में हम आपको ये भी बता दें स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो आप इधर के पार्ट्स को देख रहे हो, ओके, तो अब आउटर मोस्ट जोन में क्या होता है, तो आउटर मोस्ट जोन यानी इस जोन में हम लोग ऐसा पाते हैं कि यहाँ पर जो कंबसन है वो कंप्लीट होता है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे कंप्लीट कंबसन हुआ, और कंप्लीट कंबसन की वजह से इसका कलर ब्लू होता है। एंड साथ ही साथ ये सबसे हॉटेस्ट जोन होता है, तो सबसे ज्यादा गर्म आपको यहीं पे मिलता है। इसलिए अगर आपको कोई इंसेंस स्टिक जलाना हो, जैसे अगरबत्ती वगैरह जलाना हो, तो आप जो एक हाथ में अगरबत्ती पकड़ते हो, ये इस तरह की अगरबत्ती या कुछ होती है जो भी आप इस तरह का ले सकते हैं। मान लेते हैं सपोज करिए कि ये अगरबत्ती है, तो जब आप इसको जलाना हो तो आप नीचे मैच स्टिक को यहाँ पर ला करके रखें, यहाँ पर, ओके। इससे क्या होगा कि ये इसके हॉटेस्ट जोन के पास ये पहुंचेगा इंसेंस स्टिक, तो ये जल्दी बर्न होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ऐसे हमें करना चाहिए ताकि ये हॉटेस्ट जोन पे जाए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि इस मैच स्टिक को यहाँ पे रखते हैं। अब यहाँ पे रखते हैं तो इसका फ्लेम ऊपर जा रहा है, तो फ्लेम अगर ऊपर चला गया तो हॉटेस्ट पार्ट तो ये वाला हो गया ना। क्या इंसेंस स्टिक इस समय से अच्छे से जल पाएगा? नहीं जल पाएगा। तो हमें इंसेंस स्टिक को एकदम टॉप मोस्ट पार्ट पे रखना चाहिए, अगरबत्ती को टॉप मोस्ट पॉइंट पे रखना चाहिए ताकि वो जल्दी जले, हॉटेस्ट जोन में आके। क्लियर है गाइस? अब मिडिल जोन की बात करूं मैं, तो मिडिल जोन में मॉडरेट कंबसन होता है, कंप्लीट कंबसन नहीं हो पाता है, मॉडरेट कंबसन होता है। तो मॉडरेट कंबसन की वजह से इसका कलर येलोइश होता है, एंड ये मॉडरेट हीट भी देता है। कैसा हीट देता है? मॉडरेट, मतलब थोड़ा हीट देता है। अब सबसे लास्ट वाले जोन की बात करें तो ये सबसे लास्ट वाला जोन इनर जोन है, इसमें इनकम्प्लीट कंबसन होता है, और इनकम्प्लीट कंबसन की वजह से यहाँ पे ये ब्लैकिश टाइप का कलर शो करता है, और ब्लैकिश कलर के साथ साथ सबसे लोएस्ट हीट देता है, सबसे कम। ओके गाइस, अब इसी चीज को एक चार्ट के फॉर्म में यहाँ लेकर के स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ हम एक चार्ट बना करके आपको बताते हैं कि ये इसमें क्या क्या टर्म्स मैंने लिया। तो ये है सबसे पहला पार्ट या जोन, कि कौन से जोन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये है यहाँ पे कि वहां पे कंबसन का टाइप क्या हुआ, किस तरह का कंबसन वहां पे देखा गया है। ये है यहाँ पे कलर के बारे में कि कलर कैसा होगा गाइस, एंड ये है कि वहां पे हीट हमें कैसा मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स? तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं आउटर मोस्ट जोन की, तो आउटर मोस्ट जोन में आपने क्या देखा, कंबसन कैसा हुआ, कंप्लीट, तो ये कंप्लीट कंबसन है। कलर वहां पे क्या होगा, ब्लू, तो ब्लू कलर हम लिखेंगे। एंड हीट हमें कैसा मिलेगा, वहां सबसे हाई मिलेगा, तो हीट हाई लिख दिया मैंने। सेकेंड पार्ट के बारे में बात करते हैं गाइस, तो वो होता है मिडिल जोन। तो मिडिल जोन में कैसा कंबसन होगा, मॉडरेट, मतलब मिडिल लेवल का ही होगा। कलर आपको कैसा मिलेगा गाइस, येलोइश कलर मिलेगा। एंड आपको हीट भी कैसा मिलेगा, मीडियम लेवल का, मतलब ना ज्यादा ना कम। एंड स्टूडेंट लास्ट जो है हमारा तीसरा, वो है इनर जोन। तो इनर जोन वाले में अगर देखें तो कंबसन कैसा होता है, इनकम्प्लीट कंबसन होता है। एंड इनकम्प्लीट कंबसन की वजह से जो इसका कलर होता है वो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि वो ब्लैकिश कलर रहता है गाइस। एंड हीट जो है वो कैसा होता है, तो यहाँ हीट सबसे लो होता है। अब गाइस ये भी मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने यहाँ जो बताया कि आउटर मोस्ट जोन ये ब्लू कलर का होता है, तो आप कई बार देखोगे कि आप रियल में जब कैंडल जलाओगे तो आपको ब्लू इधर नहीं दिखेगा, इधर ये येलो येलो पार्ट ही दिखेगा। ब्लू जो होता है गाइस वो यहाँ पर आपको ज्यादा सीन होता है, जो ये मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे इसलिए होता है गाइस क्योंकि ये भी तो आउटर मोस्ट पार्ट ही ना है। जैसे अगर मैं इस तरह से फ्लेम ले रहा हूं तो ये तो आउटर पार्ट ही ना हुआ गाइस, तो ये आउटर पार्ट भी आपको कैसा दिख रहा है, ब्लू। इसके बाद का जो पार्ट होगा
वो आपको ऑरेंज ऑरेंज टाइप का इस तरह से दिखेगा, ऑरेंज या हल्का येलो इस टाइप का दिखेगा। और उसके भी बाद जो ये छोटा सा पार्ट होगा यहाँ पे, जहाँ पे ये कैंडल फ्लेम बर्न हो रहा है, ये पार्ट हमारा ब्लैक जैसा होगा। तो ये ब्लैक रहेगा, ये हमारा येलो रहेगा, और ये वाला पार्ट जो है हमारा वो कैसा होगा, ब्लू होगा। तो ये पार्ट कुछ ही दूर तक रहता है ब्लू। अब ऊपर जाते जाते ये ब्लू पार्ट बहुत कम, एकदम इनविजिबल हो जाता है, एकदम हल्का सा एकदम पतला सा लाइन बचता है जो ब्लू टाइप का यहाँ पे रहता है। तो ऊपर ज्यादा ये अपीयर नहीं होगा, ये आपको नीचे ज्यादा अपीयर होगा, कैंडल फ्लेम के निचले हिस्से पे। ओके गाइज, तो आई होप सो कि कैंडल फ्लेम आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, तो आज का वीडियो फिर इतना ही पे एंड करते हैं, बिकॉज चैप्टर तो एंड हो गया। अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई सजेशन हो या कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मुझे। ओके गाइज, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर पे रहें, सेफ रहें, स्टडी करते रहें, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।